दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नई वीडियो में मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात इस वीडियो में वर्णित विषय आपके लिए काफ़ी सरल एवं सहज हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस बात में कोई दो मत नहीं कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे विशिष्ट संविधान है, कोई डाउट नहीं। बहुत सारे फीचर्स हमारे भारतीय संविधान के ऐसे हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। एक तो सबसे बड़ी बात है भारतीय संविधान की कि ये एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। नहीं, हमारा संविधान वेल डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है, एक पुस्तक के रूप में बाजार में उपलब्ध है। 150 रुपये दीजिए, संविधान नामक पुस्तक आप खरीद लीजिए, एक वेल डॉक्यूमेंटेड। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, लेकिन हमारा संविधान लिखित है। संविधान सभा ने लगभग 3 वर्ष के पश्चात इसको तैयार किया और पूरा एकदम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तैयार किया। इसलिए पहला फीचर हमारे संविधान का यह है कि ये लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें कहा जाता है कि पूरे संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अगर दुनिया के अन्य संविधानों से हम तुलना करें तो अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। और हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। दुनिया का सबसे विशाल संविधान है ना। हाँ। लंबाई के संदर्भ में एक बात और कहना चाहेंगे कि एक तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, प्लस आजादी के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है। मूल संविधान जो हमारा बना था वो 22 भाग में था, अब ये 25 भाग में उपलब्ध है। वहां पर 8 अनुसूचियां थी, यहां पर अब 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब 465 अनुच्छेद है ना। कहने का मतलब है एक तो हमारा संविधान बना ही लंबा था और आजादी के बाद इसमें किसकी लंबाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है और इसलिए हमारे संविधान की लंबाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आने वाले समय में इसकी लंबाई और भी बढ़ सकती है। तो दो सबसे मौलिक जो हमारे संविधान की विशेषता है, एक तो ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखित संविधान है। दूसरा, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है ना। चलो, इस संविधान की दूसरी विशेषता के बहुत सारे चीजों को एक साथ इसमें शामिल किया गया है। हमारे संविधान ने जो हमारे देश का जो निर्माण किया है, जो देश के स्वरूप का निर्माण किया है, उसको इन 5 शब्दों में, जिस दिन हम लोगों ने ये संविधान का प्रियम्बुल पढ़ा था तो इन 5 शब्दों को जरूर पढ़ा होगा हम लोगों ने, कि हमारा
संविधान जो है इसने कैसा देश बनाया? तो देश जो बनाया इस संविधान ने, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्र और पांचवा गणराज्य। यह हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है। इसने भारत को निर्मित किया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में, एक समाजवादी देश के रूप में, एक पंथ निरपेक्ष देश के रूप में, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में और एक गणराज्य देश के रूप में। थोड़ा थोड़ा इनका अर्थ भी सकते चले। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे भारत के संदर्भ में है कि चुनाव के माध्यम से हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक नेता चुनते हैं जो बनता है देश का प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री अपना एक मंत्रिमंडल का गठन करता है और यही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर देश को चलाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब है कि ये जो हमारी सत्ता है जिसको हम चुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्री सभी मिलकर देश चलाते हैं और देश के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार हमारी इस सत्ता को है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल एक निर्णय, कोई भी निर्णय देश के बारे में ले सकता है। हम किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं है। हमारी वो सत्ता जो केंद्र की जो वो सत्ता है किसी आंतरिक शक्ति से भी प्रभावित नहीं है। वो एक स्वतंत्र सत्ता है जिसको अगले 5 साल के लिए देश के बारे में निर्णय लेना है। वो किसी से प्रभावित नहीं है। तो ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। समाजवादी का मतलब बस आर्थिक आधार पर जो सामाजिक उच्च नीच होता है, सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध होती है, कुछ लोग सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो ये सब जो असमानताएं हैं इन्हीं को दूर करना है समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। एक तरह से सामाजिक समानता, आर्थिक रूप से समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, आर्थिक रूप से सभी समान रहे आपके। पंथ निरपेक्ष का 2 अर्थ होता है। एक कि हमारे राज्य का, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का अपना धर्म है इस्लाम, बांग्लादेश का अपना धर्म है इस्लाम। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं है और हमारी सरकार सभी धर्मों को बराबर से सम्मान देती है। सब धर्म के प्रति संभाव रखती है हमारी सरकार। ये हुआ सेकुलरिज्म। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और सरकार सभी धर्मों को समान रूप से सम्मानित करती है ना। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, मूल अधिकार का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो लोगों को मूल अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे आगे। तो हमेशा समझना है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। इसका यह नहीं कि हम लोग धर्म विरोधी हैं, बिल्कुल हम लोग धर्म को अच्छा सम्मान करते हैं, लेकिन नीति के मामले में धर्म से कोई लेना देना। सभी धर्म हम लोग के सामने एक होता है, एक समान स्थान है सबका। लोकतंत्र ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। हमारे देश में जो लोकतंत्र चल रहा है, जो जितने भी आपके लोग मतलब है कि देश को चलाने में लगे हुए हैं, सभी के सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। वो सब हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारे यहाँ प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, अपने एमएलएज एमपीएस के माध्यम से हम लोग अपना देश की शासन सत्ता का संचालन करते हैं। गणराज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले कभी, कि जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन प्रोसेस से आता है, चुनाव के माध्यम से आता है, निर्वाचन के माध्यम से आता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो गणतंत्र होता है। और यहीं पर अक्सर ब्रिटेन का उदाहरण लिया जाता है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक के साथ साथ हम लोग क्या है, गणतंत्र भी है। हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है राष्ट्रपति महोदय, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आते हैं। एमएलए एमपी उनको चुनते हैं, तो वो चुनाव प्रक्रिया से प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसीलिए हमारा देश गणतंत्र है। तो
पहले हमारी दूसरी विशेषता हमारे संविधान की, लेकिन संविधान में इस तरह की मतलब है कि व्यवस्था पूरे कायम की गई है, कायम की है, पूरे हमारे देश के इस स्वरूप का निर्धारण किया है हमारे संविधान ने। दुनिया में दो तरह के संविधान हैं, एक जहां पर न्यायिक सर्वोच्चता है, जैसे अमेरिका, इस देश में न्यायिक सर्वोच्चता है, जुडिशियरी अल्टीमेट ऑथोरिटी है यहां पर। दूसरे प्रकार का सर्वोच्चता है संसदीय सर्वोच्चता। यह रहा यूएसए, यह रहा ब्रिटेन, यहां संसदीय सर्वोच्चता है, यहां अल्टीमेट ऑथोरिटी संसद है। हमारे भारतीय संविधान ने इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। हमारे यहां न्यायिक सर्वोच्चता भी है, तो हमारे यहां संसदीय सर्वोच्चता है। कानून बनाने का अधिकार हमारी विधायिका को मिला है, संसद को मिला हुआ है, लेकिन बनाए गए कानून पर फिर हमारे यहां न्यायिक सर्वोच्चता है। जो कानून बना हुआ है उस पर फिर न्यायिक सर्वोच्चता है। तो हम लोगों ने दोनों के बीच में न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का मध्य मार्ग अपनाने का प्रयास किया। दोनों को अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार दोनों का महत्व दिया है हम लोगों ने। किसी एक चीज पर, जैसे अमेरिका में न्यायपालिका पर ज्यादा महत्व दिया गया है, ब्रिटेन में संसद पर ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका को भी महत्व दिया गया है और हमारे यहाँ संसद को भी महत्व दिया गया है। दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पर है, ये आपका माना जाता है। एक और विशेषता हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक जिसको एकीकृत व्यवस्था कहा जाता है, एकात्मक व्यवस्था, उसको हम लोग कहते हैं एकात्मक व्यवस्था, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। फिर एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण जो है वो आपका ब्रिटेन है, जहां एक ही सरकार है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं हम लोग, और वो सर्वोच्च है। लेकिन संघात्मक ढांचे में, जिसका उदाहरण आपका यूएसए, कनाडा वगैरह है, यहां पर दो स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र स्तर और दूसरा राज्य स्तर। और केंद्र स्तर और राज्य स्तर के बीच शक्ति का विभाजन होता है। शक्ति का विभाजन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अमेरिका इसका, कनाडा इसका टिपिकल उदाहरण है, और एकात्मक सरकार का ब्रिटेन आपका उदाहरण है। हमने यहां पर भी दोनों रूपों को रखने की कोशिश की है। इसलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है अर्धसंघात्मक संविधान। अर्धसंघात्मक संविधान यह हमारा क्वाज़ी फेडरल है, आपका कहा जाता है, पूरी तरह फेडरल नहीं है। और हमारे संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। अर्धसंघात्मक हमारा संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक संविधान है, जिसमें एकात्मक फीचर्स भी हैं और संघात्मक फीचर्स भी हैं। ये तो यहां भी हमने मध्य मार्ग अपनाया है। अर्धसंघात्मक ढांचा हमने अपनाया है। हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था हमारे संविधान सभा के द्वारा। अब 60 देशों के संविधान में जो जहां अच्छी बातें थी, सबको भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है ना। कभी कभी इसी आधार पर भारतीय संविधान को क्या जो क्रिटिक लोग हैं वो उधार का संविधान, उधार का संविधान, उधार का संविधान कहते हैं। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिकता कुछ भी नहीं है, सब इधर उधर का लिया हुआ है। बिल्कुल
हम लोग इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे स्रोतों से हमने अपने संविधान के फीचर्स लिए हैं, बहुत सारे स्रोतों से हम लोगों ने लिए हैं अपने फीचर्स, लेकिन अच्छी अच्छी फीचर्स लिए हैं और सबको भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया है। हाँ, दूसरे संविधानों से जो हमने जो बातें ली है उन बातों का संदर्भ भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने किया है। उसको जहां जो आवश्यकता पड़ी हमने उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। जिस रूप में दूसरे देशों में वो व्यवस्थाएं थी हूबहू उसी रूप में हमने नकल नहीं कर लिया है, उसमें चेंजेस किए हैं। भारतीय संदर्भ में जो परिवर्तन आवश्यक थे वो हमने कर लिया है और उस तब जाकर हमने अपने संविधान में उनको जगह दी है। ये पूरा एक मॉडिफाइड रूप आपका कहा जाता है, कंपाइलेशन है। भारतीय संविधान को कहा जाता है कि इट इज बेस्ट कंपाइलेशन। दुनिया के अच्छे अच्छे संविधानों को बहुत अच्छे ढंग से कंपाइल करके भारतीय संविधान बना दिया गया है, भारतीय संविधान बना दिया। ये कुछ मौलिक फीचर्स आपको दे, कौन चीज कहां से एग्जाम में आपको पूछेगा। ये देखिए, सबसे ज्यादा फीचर जो हमारे संविधान का जो आया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से आया है। ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो हमारे भारतीय संविधान का है वो 1935 के अधिनियम से आया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी बातें आई है ब्रिटेन से। एक तो संसदीय प्रणाली पूरी, केंद्र स्तर पर संसदीय प्रणाली, राज्य स्तर पर भी संसदीय प्रणाली, ये पूरी व्यवस्था ब्रिटेन से हम लोगों ने ली है। एकल नागरिकता, अमेरिका वगैरह में जैसे दो ही नागरिकता है, अमेरिका के जिस राज्य के वो निवासी है वहां की नागरिकता और फिर आपका यूएसए की नागरिकता, यूएसए की नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और हमने एकल नागरिकता कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता से। जो हमारे यहाँ विधि निर्माण की प्रक्रिया है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, उस विधि निर्माण की प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन से ही लिया है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने लिया है न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये सब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये हमारा ये आपातकाल की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, ये आपातकाल की व्यवस्था आपके जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। आयरलैंड के संविधान से आया है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। मूल कर्तव्य हमने पूर्व यूएसएसआर से लिया है, उस समय का सोवियत संघ, आज का रूस। संविधान में जो हमारे संशोधन की प्रक्रिया है वो संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से आई है। और इस प्रकार से
हमने अपने संविधान के निर्माण में बहुत सारे देशों के संविधानों की बातें अपनाई है। बहुत सारी बातें सीधे सीधे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड से आई है, और इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय संविधान को बेस्ट कंपाइलेशन। दुनिया के विभिन्न संविधानों की जितनी अच्छी अच्छी बातें थी, सभी अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने में ले लिया है भारतीय संविधान में। ये एक और विशेषता भारतीय संविधान की है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ स्वायत्त संस्थाओं का हमें जिक्र मिलता है। 5 स्वायत्त संस्थाएं हैं। स्वायत्त संस्थाओं से मतलब है ऐसी संस्थाएं जो सरकार के अधीन कार्य नहीं करती है, उनकी एक स्वतंत्र सत्ता है और उनका प्रावधान आपके संविधान में है। ये जो 5 स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसमें पहला नाम सर्वोच्च न्यायालय का है। पहला नाम सर्वोच्च न्यायालय का है। दूसरा नाम निर्वाचन आयोग का है। तीसरा नाम वित्त आयोग का है। चौथा नाम संघ लोक सेवा आयोग का है। और 5वां नाम नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। ये 5 संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये सरकार के अधीन कार्य नहीं करती है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि 5 स्वायत्त संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, और इन सभी संस्थाओं का देश के संचालन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, मौलिक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था जो देश में चल रही है, वो आपका चुनाव प्रक्रिया पर आधारित है। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, और चुनाव के माध्यम से हम लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अपने एमपीज का चुनाव करते हैं, अपने एमएलए का चुनाव करते हैं। एमपी सब केंद्र में जाकर सरकार का गठन करते हैं, एमएलए सब राज्य में जाकर सरकार का गठन करते हैं, है ना। ये पूरी वजह 18 वर्ष के जितने भी अधिक युवा हैं, सभी को मताधिकार दिया गया है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। पहले ये मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति भारत में मतदाता बन सकते हैं। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे विशिष्ट संविधान माना जाता है, सबसे विशिष्ट संविधान माना जाता है। बस इस क्लास में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, ताकि हम लोग के बीच एक आपसी संवाद भी कायम हो सके।